डायरेक्ट सेलिंग जो आ रहा है वो लास्ट था, आपका ये पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक M। तो उसको मैंने एक एक लाइन जो भी उनकी स्लाइड थी उसको मैंने पॉज कर करके सारा नोट्स बनाया, और नोट्स बनाने के बाद फिर मैं उसको फेयर करूंगा, तो 2 से 3 बार वो मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो एक पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में हम लोग हैं, हम लोगों को एड्रेस करना होता है, हमें लोगों को सिखाना होता है, बताना होता है, जगाना होता है, मोटिवेट करना होता है। तो इन सब चीजों को करने के लिए एक स्पीकर के अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किन किन चीजों को नहीं करना है, किन किन चीजों को करना है, कैसे करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजों के बारे में उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी दी गई है। कुछ कहानी के माध्यम से भी समझाया गया है, कुछ स्लाइड के माध्यम से भी बताया गया है, और किस चीज को करने से क्या होगा, ये सारी चीजों की जानकारी A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के M चैप्टर में दिया हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, क्यों आई बात, वो इसलिए आई कि जब हम एक टीम का निर्माण करते हैं, नेटवर्क में बहुत सारे लोग आते हैं तो एक टीम बनती है, और उस टीम के साथ हमारे संबंध जो है वो एज ए फैमिली मेंबर होने चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं, रिलेशन विथ योर टीम एज ए फैमिली मेंबर। वो हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है। जिस तरह से हमारा एक परिवार होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो वो एक परिवार होता है, माता होते हैं, पिताजी होते हैं, फिर बहन होती है, भाई होते हैं, चाचा होते हैं। तो जैसे ही एक बालक का जन्म होता है तो वो एक पूरा का पूरा एक परिवार का सदस्य हो जाता है वो। ठीक उसी तरह से जब हम बड़े होते हैं, शादी होती है, शादी होने के बाद फिर हमारे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, फिर ससुराल की तरफ से कुछ रिलेशंस होते हैं। तो ये जो एक पूरी की पूरी टीम जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके साथ हमारे संबंध एज ए फैमिली मेंबर होने चाहिए। तो उसमें फैमिली मेंबर होने चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब उनके साथ हमारे एक्ट्स कैसे होने चाहिए, इस पर मैं बात आपसे कर रहा हूं। तो पहला जो उसमें पॉइंट है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सच्चा प्रेम करें। टीम तो आपने बना ली, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। अब हमारा जो एक्ट होना चाहिए उनके साथ, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सच्चा प्रेम करें। ये पहला पॉइंट। देखिए, टीम में आ गए, बहुत अच्छी बात है, उनके परचेजिंग करने से, उनके बिजनेस करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, ये भी ठीक बात है। लेकिन एज ए फैमिली मेंबर अगर हम उन डिस्ट्रीब्यूटरों से सच्चा प्रेम करें, रियल, दिखावटी नहीं। कई बार क्या होता है ना, प्रेम भी हम दिखावटी करते हैं, तो दिखावटी प्रेम मत कीजिए, क्योंकि वो आपके जिस तरह से परिवार के सदस्य के साथ आप व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमें सच्चा प्रेम करना है, दिखावटी नहीं। दूसरा है, आप अपने साथ काम करने वालों को ज्यादा सफल बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ काम करने वालों को ज्यादा सफल बनाएं। देखिए, जब हमारी टीम है और वो टीम हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो हमें क्या करना है, उसमें जो भी साथी हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो एम्बिशियस हैं, उन्हें हमें सफल बनाना है। इसके लिए जिस तरह से परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, भाई छोटा होता है, तो हम उसकी सफलता के लिए, वो किस स्कूल में पढ़ेगा, उसको किस स्कूल में या किस कॉलेज में उसका एडमिशन दिलवाना है, कौन से कोर्स उसको पढ़ने चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग परिवार में बैठ के डिस्कस करते हैं, और उस बच्चे को या परिवार के उस सदस्य को हम सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी जो आपकी टीम है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी सफलता के लिए हमें बार बार सोचना पड़ेगा कि ये व्यक्ति सफल कैसे होगा, इस व्यक्ति की रॉयल्टी कैसे आएगी, इस व्यक्ति की टेक्निकल कैसे आएगी, उसकी प्लानिंग करना। ये सारा हमने अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन में डिस्कस कर चुका है हम लोगों ने। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना है कि उन्हें ज्यादा सफल बनाना है, क्योंकि उनकी सफलता ही आपकी सच्ची सफलता है। आप एक बात समझिए। तीसरा है, दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखें, दूसरे लोगों की दृष्टिकोण से देखें। कई बार क्या होता है कि हम एक एंगल से किसी चीज को देखते हैं। कुछ चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको समझने का आप भी प्रयास कीजिए। दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखने का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को मीटिंग में या किसी सेमिनार में आमंत्रित करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, तो वो व्यक्ति मान लीजिए सुन तो लिया, हाँ हाँ कह दिया, और वो आया नहीं। तो आया नहीं, अगर वो उस मीटिंग में शिरकत नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया,
तो हमें सिर्फ अपने एंगल से नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार हमने कहा और वो आया नहीं। हमें ये देखना होगा कि उसकी उस समय कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन गई जिसकी वजह से वो नहीं आया, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो क्यों नहीं आया। इसके बारे में जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप अपने नजरिए से, आप अपने दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को गलत सही साबित कर सकते हैं, लेकिन उसके नजरिए से, उसके उस पोजीशन, उस सिचुएशंस को जब आप ध्यान में रखेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि वो उस व्यक्ति के साथ ये वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ पाया मेरे कहने के बावजूद। तो जब तक आप उसके दृष्टिकोण से नहीं देखें तब तक मामला बनने वाला नहीं है। तो सुरेंद्र सर इस पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, किसी भी चीज को आप 360 डिग्री में देखिए। देखिए डिग्री की बात है, बहुत सारे लोग जो पढ़े हैं वो तो डिग्री समझ जाएंगे। डिग्री का मतलब यहाँ पर है 360 डिग्री का मतलब क्या है। एक लंबी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है। ये जो आप एक देखते हैं लंबवत, एक रेखा के ऊपर लंबवत होता है वो 90 डिग्री होता है। 360 डिग्री का मतलब होता है पूरा सर्किल, वृत्त जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं। तो ये जो पूरा सर्किल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। मतलब 360 डिग्री पर देखने का मतलब सुरेंद्र सर जो बताते हैं कि आप हर पॉइंट से उस व्यक्ति को उस दृष्टिकोण से देखिए कि क्या आप जो देख रहे हैं सिर्फ वही, वो तो एक एंगल हुआ, लेकिन 360 डिग्री के एंगल से जब आप देखेंगे, उसके लोगों के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो पूरी बात आपके समझ में आएगी। और किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको देखना है तो वो 360 डिग्री से जब आप देखेंगे किसी चीज को तो वो बात समझ में आएगी। चौथा है इसमें, फोर्थ पॉइंट, नियमों के बजाय लोगों से ज्यादा प्रेम करें। नियमों के बजाय लोगों से ज्यादा प्रेम करें। कई बार क्या होता है कि हम नियम को ही इतना स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा वो बना देते हैं कि साहब नहीं ये नियम है साहब, आपको इसी से चलना है। तो आपको नियमों के बजाय लोगों से ज्यादा प्रेम करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक सीनियर लीडर थे हमारी टीम में, और प्रोडक्ट यूज जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो प्रोडक्ट यूज बात आई। जूते उस समय आरसीएम में आ गए थे। तो ये भाई अब हम लोग तो बोलते ही हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट यूज करने हैं वो आरसीएम के करते हैं। तो आरसीएम में भी जूते हैं तो आप आरसीएम का जूता लीजिए। मैं बार बार बोलता था। तो सारा तो उनका वो था, आरसीएम के प्रोडक्ट वो यूज करते थे, शर्ट यूज करते थे, टाई यूज करते थे, अंडरगारमेंट यूज करते थे, और भी एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज करते थे। लेकिन जूते पर जब मेरा ध्यान जाता था तो वो दूसरी कंपनी का, बाहर का। मैं बड़ा परेशान रहता था, बोले यार जब जूता आरसीएम में है तो फिर आप बाहर का जूता क्यों पहन रहे हैं। तो कई बार जब मैंने टोका टोकी की उनसे, तो अच्छा नियम क्या कहता है कि आप अगर अचीवर हैं, आप अगर पिन किसी पिन अच्छे पिन पर हैं तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, नियम ये कहता है। लेकिन अब वहां उनके साथ ये समस्या थी तो उन्होंने धीरे से हमको कहा कि सर देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जब सब चीज आरसीएम का यूज कर सकता हूं तो जूता क्यों नहीं कर सकता। लेकिन मेरे एड़ी में दर्द है और डॉक्टर से मैंने दिखाया है, मैं बहुत परेशान हूं, कई डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने कहा कि आप इस तरह के जूते पहनिए, आपके एड़ी के दर्द में वो राहत देगा। वो एक फ्लैट टाइप का जिसमें एड़ी वाला जो होता है वो उस जूते में नहीं था, वो फ्लैट होता है ना, आगे से पतला और धीरे धीरे आकर के मोटा हो जाता है। तो उस तरह के जूते पहनने की सलाह डॉक्टर्स ने उनको दी थी। अब एक चीज बताइए, मैं वहां पर नियमों की दुहाई दूं, नहीं साहब आप तो पीएचसी वाले, आपको तो आरसीएम के ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो मेरा यहाँ पर जो कहना है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया कि नियमों के बजाय लोगों से ज्यादा प्रेम। आप नियम को एकदम स्टिक, अब किसी को मान लीजिए प्रॉब्लम है सर्वाइकल का। सर्वाइकल का मतलब यहाँ की जो नसें होती हैं गर्दन के पिछले हिस्से की, तो वो कहीं पर दब जाती हैं या कुछ उस तरह का हो जाता है। तो वहां पर कई बार लोग टाई पहनने की सलाह नहीं देते हैं, कई डॉक्टर। मैं देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप ये मत समझ लीजिएगा कि बस इसी की दुहाई देकर के आप भी बोलिए नहीं साहब हमको भी सर्वाइकल, हम टाई नहीं पहनते, ये मत करने लगिएगा। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि नियमों के बजाय लोगों से ज्यादा प्रेम करें। अब डॉक्टर ने उनको मना किया कि साहब आप कोई उस तरह की चीज मत बांधिए अपने गले में जिससे कि आपकी नस और दबे। तो उस स्थिति में अब वो व्यक्ति अगर नहीं टाई लगा रहा है तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा भाई क्यों नहीं टाई लगाया। तो हम वहां पर नियमों की दुहाई नहीं दे सकते, हम लोगों से वहां पर सच्चा प्रेम करेंगे कि वास्तव में, और ये तब होगा जब हम 360 डिग्री पर उन सब चीजों को समझेंगे। तो एक कॉमन सेंस जो होता है ना, एक आईक्यू, वो हमें समझना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा।
फिफ्थ पॉइंट है, आपकी भी जीत और मेरी भी जीत के लिए खेलें, वरना ना खेलें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपकी भी जीत और मेरी भी जीत के लिए खेलें, वरना ना खेलें। मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी आप अपने टीम के डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी चीज करवाते हैं, कोई भी काम करवाते हैं, तो आपको ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि इस काम को करने से, इस एक्ट को करने से, इस एक्शन को लेने से उनकी भी जीत हो और मेरी भी जीत हो। अगर सिर्फ मेरी जीत हो रही है और उनकी हार हो रही है, तो उस खेल को एकदम से मत खेलिए। बिल्कुल आप समझिए, विन विन सिचुएशन में जब तक आप नहीं रहेंगे, तब तक आप बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। देखिए, हम सब लोग इस बिजनेस में एज ए कैरियर इस बिजनेस को कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एज ए कैरियर का मतलब है जिससे हमारी आजीविका चले। कैरियर का मतलब जब आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो आपको पता चलेगा, कैरियर का मतलब है आजीविका कमाना। हम आजीविका के लिए अगर इस बिजनेस में आए हैं, ठीक है, आज आप पार्ट टाइम में हैं, कल की डेट में आप फुल टाइमर बनना चाहते हैं, तो एज ए कैरियर जब हम इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि सिर्फ मेरी जीत से, सिर्फ मैं ही जीतूं, इस बात से बहुत लंबे आप नहीं चल पाएंगे जब तक आपकी टीम भी नहीं जीतेगी। तो दोनों का जीतना जरूरी है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी भी अपनी किताब में कहते हैं कि अगर दो चीजें हैं, अगर उसमें से एक चीज भी आपके साथ गड़बड़ है, तो फिर आप इस बिजनेस में बहुत, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। और उनका ये कहना है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तब भी आप सफल नहीं होंगे। और दूसरा है, उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। कहने का उनका तात्पर्य था कि जब तक आप दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी नहीं सोचेंगे, तब तक आपको सफल होने में बहुत वक्त लग जाएगा। और हो सकता है कि जो आपने सफलता का पैमाना तय किया हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल से आपके पास आएगा। तो विन विन के सिचुएशन में ऑलवेज रहें। कई बार इसमें मैं छोटी छोटी बात आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं टीम के सदस्यों के साथ, और अक्सर क्लोजिंग के समय में, तो क्या होता है कि हम अपने स्वार्थ में, कई बार हम अपने स्वार्थ में कई लोगों से इतना ज्यादा परचेजिंग करवा लेते हैं, ओवरलोड कर देते हैं डाउनलाइन को। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेगा या इस प्रोडक्ट को बेच लेगा। अगर उसमें वो सामर्थ्य है, अगर उसमें, उस व्यक्ति में, उस डिस्ट्रीब्यूटर में वो क्षमता है कि वो प्रोडक्ट उसका डंप नहीं होगा, वो फाइनेंशियली बहुत एकदम से दब नहीं जाएगा, तब तो आप उस काम को कीजिए। अदरवाइज कभी भी आप इस तरह के प्रैक्टिस को बिल्कुल मत अंजाम दीजिए कि आपने जबरदस्ती अपने फायदे के लिए उनसे परचेजिंग करवा ली, और खुद तो डायमंड क्लब कर नहीं रहे हैं और सब लोगों से हम डायमंड क्लब करवा रहे हैं, स्टार डायमंड करवा रहे हैं। अरे खरीद तो यार, तुम्हारे पास पैसा है, क्या दिक्कत है, ये हो गया, वो हो गया। तो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो इस काम को करवा सकते हैं, लेकिन जब वो उस बोझ तले दबेगा वो व्यक्ति, तो आपके सिस्टम से वो क्विट हो जाएगा। और सिर्फ क्विट नहीं होगा, फिर आपकी पूरी की पूरी बदनामी भी होगी। आपके बारे में वो जगह जगह दुष्प्रचार करेगा कि साहब, उनके कहने पर मैंने ये खरीदा और देखिए मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा ये पैसा लग गया, घर में भी लोग हमको बहुत अजब तरीके से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरह की चीजों से बचें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, वैसा ही काम कीजिए जिससे आपकी भी जीत हो और उस व्यक्ति की भी जीत हो। हाँ, अगर उसका भी स्लैब पूरा हो रहा है, उसके भी स्लैब में कुछ घट रहा है और आपके स्लैब में भी घट रहा है, या आपके स्लैब में नहीं भी घट रहा है, तो आप उसकी सफलता के लिए अगर उस काम को करते हैं जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाती है, जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है या जितना वो पैसा लगा रहा है या जितनी परचेजिंग वो जितने अमाउंट की कर रहा है, उससे अगर उसकी इनकम बढ़ जा रही है, उसके पास कोई पिन आ जा रहा है, तब तो उस काम को कीजिए। और ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप उससे खरीदवा रहे हैं, वो प्रोडक्ट उसका डंप नहीं हो, स्टॉक में वो बहुत लंबे समय तक पड़ा पड़ा एक्सपायर ना हो जाए। इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, और ये तब संभव है जब हम विन विन के सिचुएशन में खेलेंगे, मतलब उसकी भी जीत हो और हमारी भी जीत हो। मैंने कई बड़े बड़े पिन अचीवर्स को इस
बिजनेस में खत्म होते हुए देखा है, वो सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते रहे, सिर्फ अपने फायदे की बात। कई बार ऐसे ऐसे पिन अचीवर भी जिनके पास पीयूसी भी है, लोग सामान खरीदते हैं साहब, लेकिन उनकी बिलिंग ना करके वो अपने ऊपर बिलिंग कर लेते हैं। आप बताइए इस तरह के सिचुएशन और इस तरह की एक्टिविटीज से वो व्यक्ति कितना लंबा चलेगा? और जब वो व्यक्ति बहुत लंबा नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से वो विन विन सिचुएशन नहीं है। वो खुद तो जीतेगा, कुछ महीने तक वो जीत सकता है, लेकिन उसकी टीम पूरी हारेगी। तो यहाँ पर वन मैन शो नहीं है, यहाँ पर पूरा टीम वर्क है, और टीम वर्क में हमें इन सारी बारीकियों को ध्यान में रखना है। तो एज ए फैमिली मेंबर, कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, उसका नुकसान का मतलब मेरा नुकसान, और मेरा नुकसान का मतलब उसका नुकसान। तो जब इस सिचुएशन और इस भाव के साथ जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन होगा, और इसको बहुत ध्यान में रखना है। 6 पॉइंट है इसमें, आपकी सफलता की सफल यात्रा में दूसरों को भी शामिल करें। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपकी सफलता की सफल यात्रा में दूसरों को भी शामिल करें। देखिए, आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, सफलता की यात्रा में आप हैं, तो आप उस यात्रा में दूसरों को भी शामिल करें। अकेले आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप मोनोटोनस फील करेंगे, एकाकी फील करेंगे, और उसका आनंद, उसका मजा आप नहीं ले पाएंगे। मजा तब लेंगे जब आपके साथ साथ बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर सिर्फ रॉयल्टी, अपने रॉयल्टी की बात करे, देखिए ये चीजें अभी हो सकता है आपके समझ में बहुत नहीं आ रही हो, बहुत पटांग लग रही हो मेरी बातें, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप चलते हैं ना साहब, जैसे मान लीजिए मैं टेक्निकल अचीवर हूं, और मैं ही सिर्फ अपने टीम का एक मात्र, मतलब जो भी मेरे लोग हैं, ना कोई रॉयल्टी पर है, ना कोई किसी पिन पर है, और मैं टेक्निकल अचीवर बन गया, तो मुझे यात्रा भीलवाड़ा की करनी हो या कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर के मीटिंग अटेंड करनी हो, तो मुझे वो यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। ना मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला होगा, ना मेरे साथ कोई चलने वाला होगा उस यात्रा में। लेकिन इसी का दूसरा पहलू आप ये देखिए, मैं टेक्निकल अचीवर हो गया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं, वाइटल अचीवर्स हैं। तो वो जो यात्रा होगी, भीलवाड़ा जाने की हो या कहीं और घूमने फिरने की हो, तो उसमें जो मजा आएगा वो अकेले जाने में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल कीजिए, उस सफलता की यात्रा में। उस यात्रा में फिर आपको मजा आ जाएगा। तो ये जो सक्सेस का जो वो है, उसमें बहुत सारे लोगों का सम्मिलित होना आपके पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को ही बढ़ाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके टीम के लोग भी सफल हों आपके साथ साथ। और यही चीज यहाँ पर कही गई है, आपकी सफलता की सफल यात्रा में दूसरों को भी शामिल करें। देखिए, एक एमराल्ड तक पहुंचने के लिए अगर सिर्फ रॉयल्टी अचीवर भी हो ना, तो एमराल्ड तक पहुंचा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिना टेक्निकल अचीवर के। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर उसमें टेक्निकल अचीवर भी हो गए और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर भी हैं, तो वो जो अचीवमेंट है, वो जो यात्रा है, उसमें आपका आनंद भी दुगना हो जाएगा और मजा भी बहुत आने वाला है। तो यही बात इसमें कही गई है कि अपनी सफलता की सफल यात्रा में दूसरों को भी शामिल करें। 7वां है, मुश्किल लोगों के साथ समझदारी से व्यवहार करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुश्किल लोगों के साथ समझदारी से व्यवहार करें। कई बार जब हम नेटवर्क में होते हैं तो आड़े तिरछे, सीधे उल्टे बहुत सारे लोग आपके टीम में आएंगे। कुछ लोग आपकी बात मानेंगे, कुछ लोग अपने तरीके से, मनमानी तरीके से इस बिजनेस को करेंगे। कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज अलग अलग लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी टिपिकल लोग हैं ना, टिपिकल एक कुछ लोग होते हैं टिपिकल, मतलब उनको कोई भी कुछ समझा दे वो समझ में उनके बात नहीं आती है, वो अपने तरीके से ही हर चीज को करेंगे। लेकिन अब आपके वो टीम के सदस्य हो गए, तो वैसी स्थिति में जब इस तरह के टिपिकल लोग आ जाएं या मुश्किल लोग आ गए जिनको आप बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे समझदारी से व्यवहार करें। मतलब हमारा भाई, हमारे परिवार में भी तो इस तरह के लोग हो जाते हैं कई बार, और हमारा टीम क्या है, उनके साथ रिलेशन हमारा फैमिली मेंबर वाला होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, परिवार में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो अपनी ही चलाएंगे, कितना भी अच्छा बोल लीजिए वो उल्टे सीधे ही काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो समझदारी भरा होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर कोई निकाल, आप जैसे घर के परिवार का कोई सदस्य है तो उसको तो एक बार डांट के आप बोल सकते हैं घर से निकल जाओ, लेकिन आप यहाँ पर इस टीम में या इस बिजनेस में ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं साहब आपको बस टीम छोड़ के चले जाओ यार, हमको तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारे रहने से बहुत सारा और भी दिक्कत हो जाएगा। तो समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक उनके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। कि कैसे लोगों के साथ? जो मुश्किल लोग, जो टिपिकल टाइप के लोग हैं, तो इस चीज को समझना है। और एक चीज आप समझिए, टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है, आप इसको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। TEAM बोलते हैं क्या टीम को? TEAM इसका स्पेलिंग होता है। तो टीम का अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो टी से हो गया टुगेदर, मतलब एक साथ। ई का मतलब है एवरीबॉडी, मतलब सभी लोग। टी से टुगेदर, ई से एवरीबॉडी, ए से अचीव और एम से मोर, मतलब एक साथ सभी लोग। टुगेदर, एवरीबॉडी, अचीव, मोर। मतलब जब एक टीम का निर्माण होता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं। और इसमें एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि देखिए, अगर एक घोड़े की कैपेसिटी है अगर 1 क्विंटल वजन लेके चलने की, तो आपने अगर 2 घोड़े लगा दिए ना, तो वो 2 क्विंटल वजन लेके चलेगा ऐसा नहीं है। 2 घोड़े लगने के बाद वो 3 से 4 क्विंटल वजन ढो लेगा। जबकि एक घोड़े की कैपेसिटी कितनी है? 1 क्विंटल। लेकिन जहां 2 घोड़े लगे, आपने टमटम में लगा दिया, तो वो 2 क्विंटल नहीं, वो 3 से 4 क्विंटल वजन को ढोलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक से ज्यादा लोग किसी काम को करने के लिए आपस में मिलते हैं, तो जो आउटपुट होता है वो इंडिविजुअल के कुल योग से ज्यादा वो आउटपुट देता है। तो इस बात को ऑलवेज ध्यान में रखना है। और टीम की वजह से ही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम का निर्माण होता है, इसी वजह से कम समय में भी बहुत ज्यादा लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं। कम समय में, क्योंकि हर व्यक्ति के छोटे छोटे एफर्ट्स जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज दे जाता है। और मैं इस छोटी और दूसरी तरह के मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, और जब भी आप देखेंगे ना, तो हर बिल्डिंग के ऊपर आपको बड़ी बड़ी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 गैलन की टंकियां दिखेगी, पानी की टंकी। मान लीजिए दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल साहब ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई ऐसा है कि मंडे के दिन सुबह के 7 बजे सभी लोग अपनी अपनी टंकी रात में फुल करेंगे, और सुबह में 7 बजे उसको एक साथ, पक्का 7 जैसे ही बजे, सारे लोग सारे नल अपने अपने घरों के खोल लीजिए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी? सारे लोगों ने डॉट 7 बजे अपना नल, पूरी टंकी की भरी हुई नल को उन्होंने चालू कर दिया। आपको क्या लगता है, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी? नहीं आएगी साहब, कोई भी आदमी बोलेगा नहीं आएगी। लेकिन आधे घंटे झमाझम बारिश हो जाए तो आपका घर से निकलना भी दुभर हो जाएगा, और सड़कों पर घुटने घुटने भर पानी जमा हो जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जब छोटी छोटी बूंदें आधे घंटे तक पड़ के पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर सकती हैं, सड़कों पर जल का जमाव हो सकता है छोटी छोटी बूंदों को गिरने से, जबकि आप नल खोल रहे हैं, कई बूंदों के बराबर नल में पानी आता है, इसके बावजूद बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन छोटी छोटी बूंदों से पूरा जलमग्न हो सकता है, पूरा का पूरा इलाका, जो निचला इलाका है वो और ज्यादा जलमग्न होगा। ऊपरी इलाके में थोड़ा पानी कुछ देर तक रहेगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है, मैं इस दृष्टांत से बताना ये चाह रहा हूँ कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो उसमें हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिलता है।
टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, यही है टीम। और इस अपने टीम को अपने तरीके से आप बिल्कुल उसको अनुशासित रख सकते हैं उसमें। और अगला पॉइंट वही है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और इसको भी चैट विद सुरेंद्र बस नहीं, A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में सुरेंद्र सर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। अपने टीम में अच्छी संस्कृति और अनुशासित बनाने पर जोर दें, अपने टीम को सुसंस्कृत और अनुशासित बनाने पर जोर दें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सर ने बताई A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में, सर ने एक चीज बहुत शानदार तरीके से कहा कि देखिए आरसीएम एक है, मतलब वो आरसीएम का नाम उन्होंने नहीं लिया, डायरेक्ट सेलिंग की बात उन्होंने की कि कई बार एक ही कंपनी में बहुत सारे लोगों की अलग अलग टीमें होती। हम चूंकि आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर हैं इसलिए मैं खुल के आरसीएम का नाम ले रहा हूँ। आरसीएम में बहुत सारे लोगों की टीम होती है। आप देखते होंगे कि कुछ अलग अलग टीमों के जो संस्कृति है, जो डिसिप्लिन है, वो अलग अलग होता है। और मैं ये चाहता हूं, मेरी ये चाहत है और इस पर मैं गर्व भी और फक्र भी महसूस करता हूं कि जब हम लोग भीलवाड़ा के विजिट में होते हैं, मान लीजिए पूरा जो कार्यक्रम होता है कंपनी के लेवल से, उसमें बहुत सारी टीमें शिरकत करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन सुजीत सर की टीम का एक अलग रुतबा, एक अलग प्रभाव, एक अलग सा मैसेज जाता है और लोगों के पास। क्यों? क्योंकि वेल डिसिप्लिन्ड होती है सुजीत सर की टीम, ड्रेस कोड को फॉलो करती है सुजीत सर की टीम, बिहेवियर वाइज भी सुजीत सर की टीम का कोई जवाब नहीं है। देखिए बहुत सारे सफायर हैं, अब मैं सफायर की बात करूंगा, सफायर है तो मैं सफायर के लेवल की बात करता हूं। तो सफायर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है, इनके टीम की जो पहचान है, वो और जगह आपको नहीं मिलेगी। आप अपने ही स्तर पर देखिए, जो आपके स्तर पर जो छोटी और बड़ी मीटिंगें होती हैं, उसमें आप देखिएगा कि किसी लीडर के टीम में आपको दिखेगा कि वो मीटिंग में एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचती है, मतलब राइट टाइम वो मीटिंग पर पहुंचती है। और वहीं पर दूसरी टीम के बारे में आप देखिएगा कि कोई लेट लतीफ है, किसी टीम के बारे में देखिएगा कि वो पूरे ड्रेस कोड को फॉलो कर रही है। और कुछ लोगों की ऐसी भी टीम होती है जिसका कोई ड्रेस कोड का मतलब नहीं है, टाई नहीं है जी, जिस नंबर जी तरीके से आ गए, शर्ट बाहर है, पेंट में बेल्ट लगा हुआ नहीं है, चप्पल में ही चले आए, सैंडल पहन के चले आए। तो ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत है या सही है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपकी टीम है उसमें कैसी संस्कृति आप डेवलप कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है। परिवार के सदस्य होने के नाते और उसके मुखिया होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम अपनी टीम में कैसी संस्कृति पैदा कर रहे हैं, कैसा अनुशासन, कैसा डिसिप्लिन हम दे रहे हैं अपनी टीम को। क्योंकि यही मैसेज और यही चीज आपके प्रभावकारिता को बढ़ाएगा, आपके इमेज को बढ़ाएगा। जब आप प्रॉपर ड्रेस में होंगे, आपकी प्रॉपर ड्रेस में आपकी टीम होगी, तो एक अलग सा मैसेज जाएगा, प्रियांशु जी की टीम है साहब, दूर से देख लोग बताएगा यार सारे लोग एकदम ड्रेस कोड में हैं, क्या बात है, सब लोग सूट में हैं। आज मैं धर्मेंद्र जी का नाम लेता हूं और बड़े फख्र से लेता हूं कि जब उन्होंने चंदौली में, मतलब मुगल सराय में बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो एक जो जूस निकालता था ना व्यक्ति, उसको भी सूट उन्होंने पहनवाया। अरे सूट में आओ यार, कोई बात नहीं, तुम ईख को का रस निकाल करके लोगों को पिलाते हो, संतरे का जूस पिलाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सूट पहन के पिलाओ। तो एक मैसेज क्या गया कि इनकी टीम में ड्रेस कोड बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, हर व्यक्ति टाइम में नजर आता है, हर व्यक्ति सूट में नजर आता है। तो ये सब जो संस्कृति है, ये आपको अपने टीम में डेवलप करना पड़ेगा। और जैसी संस्कृति, जैसा अनुशासन, जैसा डिसिप्लिन आप अपनी टीम में देंगे, यही आपकी पूरी की पूरी चीज डुप्लीकेट होने वाली है। साहब आप अनमने तरीके से हैं, आप डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासित नहीं है, कोई संस्कृति नहीं, बातचीत का कोई लहजा नहीं, कोई मतलब तैयारी नहीं, कोई अच्छा बिहेवियर नहीं, तो यही चीज आपके पूरे टीम में फिर नीचे डुप्लीकेट होने वाली है। इसलिए निंदु जी ने जो शुरुआत में कहा कि दूसरों को तो ठीक करना है, ठीक है, लेकिन खुद को ठीक करना उससे पहले ज्यादा जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम लोग टीम वर्क में हैं, हमारे सिर्फ अकेले एफर्ट्स करने से बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब तक सारे लोग
मिलकर के एक उद्देश्य के लिए एक साथ काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से एक रास्ता बना करके नहीं चलेंगे, तो बहुत सारी अचीवमेंट नहीं मिलने वाली है। तो ये एक छोटी सी मेरी बातचीत थी रिलेशन विथ योर टीम के ऊपर, कि टीम का नेतृत्व करता होने के नाते आपको थोड़ा सा ज्यादा उसके लिए समझना सोचना पड़ेगा, खुद भी डिसिप्लिन में रहना है और अपनी टीम को भी डिसिप्लिन में रखना है। और इसमें छोटा सा पॉइंट है, इसलिए मैं छोटे से इसको भी कवर मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 7:55 हुआ है अभी, तो थोड़ा सा समय है अपने पास, मुझे ऐसा लगता है। रिलेशन विथ कंपनी एज ए लाइफ टाइम पार्टनर, कंपनी के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, ये मैंने टीम की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कंपनी की। तो एक तो आप हमने 8 पॉइंट को देखिए, उधर से आया मैसेज, 8 पॉइंट को फिर से एक बार रिपीट कर सर। वेरी गुड विकास जी, थैंक यू, मैं रिपीट कर दे रहा हूं सर। रिलेशन विथ योर टीम एज ए फैमिली मेंबर, फर्स्ट पॉइंट था आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सच्चा प्रेम करें। नंबर 1, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सच्चा प्रेम करें, दिखावटी नहीं, दिखाने के लिए अरे अरे यार क्या बात है, आपके लिए तो मैं जान दे दूंगा, ऐसा नहीं करना है। सच्चा प्रेम कीजिए, प्रेम की अभिव्यक्ति जो है ना वो दिल से होती है, जुबान से नहीं। दूसरा पॉइंट है अपने साथ काम करने वालों को ज्यादा सफल बनाएं, अपने साथ काम करने वालों को ज्यादा सफल बनाएं। देखिए इसमें हालांकि मैं इन सारी चीजों को तो कवर कर गया हूं, लेकिन दिमाग में कुछ नए नए पॉइंट्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप इस पर काम कीजिएगा ना, अपने साथ काम करने वालों को ज्यादा सफल बनाएं, तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि शुरुआती दौर में मैंने डी कुमार जी के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ, चूंकि हमसे बड़ी पिन उनकी है इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, और लोग अन्यथा नहीं लें, हनुमान जी या और भी लोग अन्यथा नहीं लें, वो बहुत अच्छे लर्नर थे, सीखने वाले थे, फॉलोअर बहुत अच्छे थे। मैंने शुरुआती दौर में उनके साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारे जो शुरुआती दौर में एजुकेशन होते हैं वो सारा मैंने उनको दिया, और हमसे चूंकि वो एक अच्छे पोजीशन में थे, अच्छी जगह पर थे, और एक अच्छे फॉलोअर थे, अच्छे लर्नर थे, एक एग्रेसिवनेस उनके काम में था, इस वजह से हमसे भी पहले, हमसे भी बड़ी पिन उनके पास आ गई। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये कोई बहुत शर्म की बात है ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जो नर्सिंग किया उनके साथ, मैंने जो पोषण दिया, वो अपने से ज्यादा उनको कामयाब बनाने के लिए जो मैंने जद्दोजहद की, तो ये एक मतलब मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझिए मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अपने साथ काम करने वालों का ज्यादा सफल बनाइए। अगर हमसे ज्यादा किसी के अंदर पोटेंशियल है, विकास जी हैं, गौरव जी हैं, गोविंदा जी हैं, तो मेरी तो चाहत यही होगी ना कि हमसे ज्यादा बड़ी पिन पर आप पहुंचिए। और आरसीएम की खास बात यह है, आरसीएम बिजनेस एक यूनिक, इसका जो मार्केटिंग प्लान है इतना शानदार है कि नीचे डाउनलाइन भी आपसे बड़ी पिन पर पहुंच सकती है, डाउनलाइन भी आपसे ज्यादा इनकम ले सकती है, और ऐसा हो रहा है, और ये एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया हुआ प्लान है। तो ये मत समझिए कि अपलाइन ऑलवेज अपलाइन रहेगा, आप अपलाइन को भी एक्सीड कर सकते हैं। सुजीत सर ने खुद किया हुआ है, अपने अपलाइन से भी बड़ी पिन पर है वो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अपने साथ जो भी काम करने, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, सीखने की ललक है, तो वो अपने दम पर भी हमसे ऊपर पहुंच सकता है। तो अपने साथ काम करने वालों को ज्यादा सफल बनाएं, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखें, दूसरे लोगों की दृष्टिकोण से देखें, ब्रैकेट में लिख दीजिए 360 डिग्री पर। फोर्थ है नियमों के बजाय लोगों से ज्यादा प्रेम करें, नियम की दुहाई बार बार नहीं देना है, लोगों से ज्यादा प्रेम करना है। और ये तब होगा जब किसी को आप ठीक करना चाहते हैं ना, तो पहले सुजीत सर का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। पहले आप उसके साथ कनेक्ट होइए, तब उसको ठीक कीजिए। कई बार क्या है ना कि हम उससे कनेक्ट नहीं होते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो वहां गड़बड़ी हो जाती है, और आपके ठीक करने से भी वो ठीक चीजें नहीं होती हैं। तो फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। फिफ्थ पॉइंट है आपकी भी जीत और मेरी भी जीत के लिए खेलें, वरना ना खेलें। विन विन सिचुएशन के लिए ऑलवेज खेलना है, उसकी भी, हमारे डाउनलाइन की, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की, हमारी टीम की भी जीत हो और हमारी भी जीत हो, इसके लिए खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे सर। 6 पॉइंट है आपकी सफलता
विवेकपूर्ण तरीके से। 8 में मैंने टीम के बारे में बताया कि टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। 9th में हमने कहा अपने टीम में अच्छी संस्कृति और अनुशासन पर जोर दें, बनाने पर जोर दें। तो ये 9 पॉइंट थे। रिलेशन विथ योर टीम एज ए फैमिली मेंबर।